से ही उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो उनको वेलकम करते हैं सर कि आपने एन टेलीविज़न न्यूज़ को ज्वाइन किया, उसकी फैमिली का हिस्सा बने, उसकी टीम का हिस्सा बने, आपको वेलकम करते हैं। क्या कहेंगे सर एन टेलीविज़न के हवाले से? सर, सबसे पहले तो मैं एन टेलीविज़न की पूरी मैनेजमेंट को पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एन टेलीविज़न हमारे इस इलाके का, इस वसेब का एक ऐसा नुमाइंदा चैनल है जिसके ज़रिए इस वसेब के जितनी महरूमियाँ हैं, जितने मसाइल हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उजागर हो रहे हैं। और जिस तरह मसाइल उजागर हो रहे हैं उस तरह उन पे एक्शन भी हो रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे, और पब्लिकली रिलीफ मिल रहा है इसी चैनल की बुनियाद पे। और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बड़े खूबसूरत प्रोग्राम में आज दावत दी। अपने देखने वालों से बात करने का मौका मिलेगा, बड़ी खुशी। नाज़रीन, मैं ख़ुद भी बताऊं कि मैं फ़ैन हूं आरिफ मरगानी साहब का। मेरे लिए भी आज इंतहाई खुशी की बात है कि उन्होंने आज एन टेलीविज़न न्यूज़ को ज्वाइन किया और मेरे साथ पहला प्रोग्राम जो है वो उनका जो है आप इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने मरगानी साहब का जैसे ज़िक्र किया कि वो जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ रहा, सराइकी में ख़ास तौर पे प्रोग्राम करते रहे, रेडियो से जुड़े रहे, डीजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, मुख्तलिफ़ आपने देखा ख़ास तौर पर इनका एंटरटेनमेंट का और कल्चर के प्रोग्राम जो हैं वो लोगों के लिए दिलचस्पी के बाइस वो बने रहे। आज भी इनका चेहरा जैसे टेलीविज़न स्क्रीन पर आता है तो लोग जो है वो हमतन गोश इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और सुनते हैं उनको। सर, सबसे पहले तो मरगानी साहब ये फरमाइएगा कि रेडियो के तजर्बे से शुरू करते हैं ताकि आज हमारे एन टेलीविज़न न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं वो आपका जो सफ़र है उस हवाले से वो उनको पता लगे कि कहाँ से ये सफ़र जो है मरगानी साहब ने शुरू किया और कहाँ जाकर अब पहुँचे हैं। अमीन साहब, पहली बात तो ये है कि ये आज का दिन भी मेरे लिए एक तारीख़ी दिन है, क्योंकि मैं आज अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली मरतबा उर्दू में प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूँ जी। क्योंकि बाकी जितने भी मैंने आज तक एंकरशिप की है तो वो सराइकी में करता रहा हूँ सर। रेडियो का बड़ा खूबसूरत तजुर्बा है सर, तजुर्बा रहा। 3-4 साल मैंने रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम किया है, लेकिन वो भी इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था। तो आज के दौर में आज के दौर को देखते हैं या आज से 30 साल पहले हम देखते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी 10-12 साल पहले की बात है, उससे पहले रेडियो का ज़माना था। और मुझे याद है कि बस्तियों में छोटे छोटे गांव जो होते थे, वहाँ पे लोग इकट्ठे होके रेडियो की नशरियात को बड़े शौक़ और ज़ौक़ से सुनते थे। तो ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी हम भी जाएंगे, जाके रेडियो पे प्रोग्राम करेंगे, कभी हमें भी इसी तरह लोग इकट्ठे होके हमारी भी बातें सुनेंगे। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट किया था रेडियो पे, तो जो व्यूअरशिप थी, जो चाहने वाले थे, जो जितनी उनकी प्रोग्राम के साथ उनकी जुड़त थी, वो बड़ी कमाल की जुड़त थी। तो इस हवाले से रेडियो का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था। अरे भाई, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि एक घर में टेलीविज़न होता था तो पूरे गली के लोग, मोहल्ले के लोग जो है वो सुनने के लिए, एक ज़माना था कि वो रेडियो को सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे। ये मोहब्बतों के दौर की बात है। अब हर घर में टेलीविज़न है, डिश लगी हुई है, सेटेलाइट चैनल है, अच्छा, उसके इंटरनेट बाद है। पीटीवी आया था गिलानी साहब। पीटीवी भी कुछ घंटे की नशरियात होती थी। सुबह सुबह कुछ घंटे होती थी, फिर शाम को 4 बजे आन होता था, आपको भी याद होगा। जी जी जी। फिर रात को 12 बजे वो नशरियात ख़त्म हो जाती थी। तो उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, साइंस तरक्की करती गई, वैसे वैसे आज आपके सामने है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया है। पहले रेडियो था, रेडियो के बाद टेलीविज़न का आया, पीटीवी का, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है जी बिल्कुल कि हर जेब में टीवी मौजूद है, हर जेब में चैनल मौजूद है, ऐसे समझ लें आप। अच्छा मरगानी साहब, ये फरमाइएगा कि जो आपका कोई 1.5 दहाई का जो सफ़र है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है एज ए एंकर, और जिसमें इंटरटेनमेंट भी यकीनन बड़ा और कल्चर के हवाले से भी आपने प्रोग्राम किए, वो तजर्बा के हवाले से हमारे जो नाजरीन जो हैं, हमारे व्यूअर्स, उनसे शेयर कीजिए। देखिए अमीन साहब, ऐसे है कि जो कौमें अपना कल्चर भूल जाती हैं वो कौमें पस्ती का शिकार हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है,
میں پاکستان سے باہر بھی گیا ہوں، وہاں پہ بھی دیکھا ہے، لیکن پاکستانی کلچر جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت کلچر ہے۔ تو ہم جا رہے تھے، مطلب دیکھا دیکھی کی طرف جا رہے تھے، کلچر کو بھولتے جا رہے تھے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے جو کلچر کی پروموشن ہوئی ہے، پاکستان میں جتنے بھی کلچر ہے، ویسے تو پہلے تو ہم پاکستانی ہیں، لیکن اس پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، سندھی ہے، سندھ کا اپنا کلچر ہے، بلوچستان کا بلوچ کلچر اپنا ہے، سریکی کلچر اپنا ہے، پنجابی کلچر اپنا ہے، پوٹھواری کلچر اپنا ہے، ایسے پشتون کلچر اپنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھی ہم دنیا میں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنا کلچر سے سائڈ کر جاتی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی، ہمیں الیکٹرانک میڈیا کا ایک فورم ملا، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے کلچر کو، بلکہ پورے پاکستان میں گھومے ہیں، جہاں کا کلچر ملا ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو چیزیں متروک ہوتی جا رہی تھیں، ایسی ایکٹیویٹیز جو انسان کو انسان سے جوڑتی تھیں، انسان کو انسان سے ملاتی تھیں، انسان کو انسان سے مکالمہ کرنے پہ مجبور کرتی تھی، وہ ایکٹیویٹیز جو ختم ہوتی جا رہی تھیں، ہم نے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آؤٹ ڈور پروگراموں کے ذریعے، انڈور پروگراموں کے ذریعے، لائیو پروگراموں کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے۔ تو یہ پوری کوشش کی ہے، الحمدللہ اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ کوئی ایسی چیز ملگانی صاحب جو آپ ہمارے ویورز سے شیئر کرنا چاہیں اپنے ایکسپیرینس کے دوران، کچھ ایسا اٹ پٹ کوئی چیز کہ سم ٹائم کالز ایسی آ جاتی ہیں، سم ٹائم مہمان آپ کا گیسٹ جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے، تو کیا کبھی وہ سر دیکھیں، ہم تو جو ہمارا ویور ہوتا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم بور نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کبھی ایسا گیسٹ آ بھی جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں آل راؤنڈر بن جاتے ہیں اس وقت۔ اگر کوئی سنگر آ گیا ہے، وہ سریلا نہیں ہے، ماٹھا نہیں ہے، تو ہم موقع نہیں دیتے ویور کو کہ بھئی ویور کو موقع ملے اور وہ ہمیں کال کر کے، کیونکہ ہم لائیو پروگرام کرتے ہیں، وہ ہمیں کال کرے اور کہے کہ ملگانی صاحب آج جو ہے نا آپ کا جو گیسٹ ہے وہ سریلا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد پہ جج کر لیتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی، شروع سے ہی پروگرام کی اوپننگ سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے، سر چھیڑتے ہیں، اس کی سریلا رنگ تھوڑا سا سن لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر گیسٹ اچھا ہوتا ہے تو ہم بڑے پرسکون طریقے سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر گیسٹ میں تھوڑی بہت بھی اس طرح کی کمی بیشی کے بھی ویور جو ہے نا وہ بوریت محسوس کرے، تو پھر ہم خود شروع ہو جاتے ہیں، وہ آل راؤنڈر والی گیم شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پھر میں کہتا ہوں کہ بتاؤ کوئی بھی کسی بھی گانے کی فرمائش کر دو، وہی گانا، زیادہ نہیں آتا تو کم از کم ایک دو شعر تو میں پیش کر ہی دیتا ہوں۔ اسی طرح شاعری کو پروموٹ کیا ہے، اس مطلب اس بیلٹ کی یقیناً سریکی شاعری ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس پنجابی شعراء کرام آئے ہیں، سندھی کے بھی آتے رہے ہیں، ایسے سنگر بھی آتے رہے ہیں۔ ہم نے تو اوورآل پوری کوشش کی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس طریقے سے پاکستانی کلچر کی پروموشن ہوگی۔ جیسے لوک ورثہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو فولٹ آگے سے گزرتے ہیں، تمام ہمارے جتنے صوبے ہیں ان کے کلچر کو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، نشابور کر رہے ہوتے ہیں، اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں جہاں پہ یہ کلچر کے حصہ ہے، ہم شاعری کو دیکھ لیں، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ ہم موسیقی کو دیکھ لیں، موسیقی کی پھر ٹرمینالوجی ہے، اس میں ہم دیکھیں کلاسیکل موسیقی ہے، فوک موسیقی ہے، پاپ میوزک ہے، مختلف کیٹیگریز ہیں، اور سب یہاں کے ہمارا جو اگر بیلٹ کی بات کریں جنوبی پنجاب کی، تو کیا ایسا کہیں گے کہ اپنا جو اس سفر جو 1.5 دہائی کا تھا، اس میں جو لوگ پسندیدہ جو ہمارے جو ٹاپ کے جو ہے سنگرز ہیں، تو ذرا شیئر کیجئے نا ہمارے ویورز کے ساتھ۔ ہاں جی، جن کی ریٹنگ بھی زیادہ ہے، جن کو سننے والے زیادہ ہیں، جن کے لیے فرمائشیں۔ دیکھیں جی، وہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلی تو ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ تو پاکستان کے ہیرو ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں۔ دوسری بات، ان کی زبان سریکی تھی، میکسیمم انہوں نے گائیکی بھی اپنے سریکی میں کی ہے، تو وہ بہت بڑا نام تھے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلی بہت بڑا نام ہیں۔ بلکہ اس طرح شفاء اللہ خان اب روکھڑی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्होंने फिर अपनी गायकी के ज़रिए शायरी को प्रमोट किया। गायकी के ज़रिए शायरी में ही कल्चर की बातें होती हैं। शायर जो होता है वो अपने दिल की, वो जो देखता है, जो महसूस करता है, वो लिखता है, और फिर उसको वो कहते हैं ना कि कलाम शायर बाज़बान शायर। जब शायर अपनी ज़बान से किसी स्टेज पे उसको परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी लज़्ज़त, उसकी मिठास वो अपनी जगह पे होती है। लेकिन जब वो उसको कोई सिंगर अपने सुरू में ढाल के पेश करता है तो उसका फिर टेस्ट और हो जाता है। तो अताउल्लाह ईसा खिलवी, शफ़ाउल्लाह, और हमारी बेल्ट में अहमद नवाज़ छीना साहब की हम बात करें, शहज़ादा आसिफ गिलानी साहब की हम बात करें, मुल्तान के हैं, मैडम कौसर जपानी साहबा, सूर्या मुल्तानी कर, राहत मुल्तानी कर साहबा हैं, अजमल साजिद साहब हैं, रहीम जार खान से हैं, बहुत बड़ा नाम है, जमील परवाना, नसीर मस्ताने को अल्लाह बख्शे, वो फौत हो गए हैं, जमील परवाना हयात हैं, अभी भी वो गायकी करते हैं। इस तरह अगर हम क्लासिकी मौसीकी की बात करें तो वो अपना उस्ताद हुसैन बख्श खान ढाडी, एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं क्लासिकल के हवाले से। उसके बेटे हैं शहज़ादा सखावत हुसैन, फिर उसका बेटा है मोन सखावत, ये क्लासिकल में हैं। और सखावत खान के भाई है शराफत खान, वो मियाँ उच शरीफ में रहते हैं। उच शरीफ भी आपको पता है कि ऐसी धरती है जिसकी हिस्ट्री का तारीख़ दानों को भी पता नहीं है, कदीम धरती है, और इस्लामी यूनिवर्सिटी भी थी उच में, तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं। तो दौर हाजिर में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोक म्यूज़िक है। अगर पुराने नाम हम देखें, करीम बख्श परवाना अभी भी वो हयात हैं, उसकी उम्र तकरीबन है 90 साल, 100 साल के करीब है। ये पुराने जो गिनती के फ़नकार होते थे उस वक्त, वो हैं। वो बड़ा, उनका एक अपना अंग है गायकी का, अपना अंदाज़ है उनका, अपना गायकी का। इस तरह एक गुलाम फरीद गिशकोरी हैं, कोट अद्दू के हैं, दायरा दीन पना पहाड़पुर के, ज़िला लिया है पहाड़पुर, वहाँ के हैं। अभी तो नाबीना हो चुके हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा टेस्ट था म्यूज़िक का, शायरी की सिलेक्शन अच्छी करते थे वो ये फ़नकार, और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये बहुत बड़े नाम हैं। इसी तरह दौर हाजिर में बड़े अच्छे अच्छे लेडीज़ में भी आप देखें, जेंट्स में देखें आप, बड़े अच्छे अच्छे हवाले हैं। मुल्तान में भी काफ़ी सारे नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ? बहरहाल आपका, अगर मैं कहूँ कि आपके अपने फेवरेट्स जो हैं उसमें से कोई एक दो जो बस सर अपने फेवरेट्स हमारे की बात, व्यूअर्स को पता लगे कि मलकानी साहब के जो फेवरेट्स, सर व्यूवर को भी पता है, सिंगर्स को भी पता है कि जो अच्छा गाता है वो मेरा फेवरेट होता है, जो अच्छा लिखता है वो भी मेरा फेवरेट होता है। सर अच्छा लिखने वाला वो ज़ाहिर सी बात है वो शायर होगा, और अगर हम शायरी में जाएं तो इसी तरह, अगर हम नसर में जाएं तो नसर में भी लिखने वाले अदीब जो हैं वो नावल निगार हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरियाँ लिखते हैं। जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा गाते हैं, बस वो अच्छे लगते हैं। मलकानी साहब, ये तो आ गया आपका तकरीबन, हमने सम अप किया। हमारे जो व्यूअर्स थे आज के देखने वाले, कि वो यकीनन ईस्टर्न टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो वो देख रहे होंगे कि मलकानी साहब एक बार फिर, लेकिन उनकी तड़प भी होगी दिल में कि मलकानी साहब ने कुछ सुनाया नहीं है, कुछ सुनाया नहीं। लेकिन मैं चलो ऐसी चीज़ सुना देता हूँ जो पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन उसको पेश करता है। शाकिर साहब का कलाम है। जी जी जी। अपोजिशन के लीडरान को देखें या हुकूमती अहदेदारान को देखें आप, तो कोई भी किसी स्टेज पे जाता है तो वो कम अज़ कम ये कलाम शाकिर साहब का ज़रूर पेश करता है। और इस कलाम में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि मेहनत का मैसेज है, मेहनत में अज़मत है। अगर आपकी इजाज़त हो जी 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 तो जी। मैं वो कलाम पेश कर जी, देता हूँ। शाकिर शुजाबादी का कलाम है कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने, और मरीज़ इश्क खुद को कर दवा दिल दी समझ दिल भर, मरज़ जाने दवा जाने शिफा जाने खुदा जाने। और शाकिर साहब कहते हैं कि जे मर के ज़िंदगी चाहती फ़कीरी टोटका सुन घिन, वफा दे विच फना थी वन बका जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने
खुदा जाने, खुदा जाने। है ना सी। बहुत खूब। मरगानी साहब, ये अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स को भी देखते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है तो पॉलिटिक्स ये तो अभी देखना। पिछले दिनों में आपने देखा कि टाइम तो तकरीबन साल 1.5 साल हुकूमत ने लिया, और उनका इलेक्शन के दौरान जो था 2018 में ये नारा भी था कि यकसा तालीमी निज़ाम, वो 5वीं तक जो है हमारी प्राइमरी जो है उसको यकसा तालीमी निज़ाम की तरफ जो है वो गामजन है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? गिलानी साहब, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से, बहुत बड़ा कदम है, और दुआ गो है कि अल्लाह करे कि इसमें कामयाब हो जाएं, हुकूमत भी कामयाब हो जाए और पाकिस्तानी अवाम भी इसमें कामयाब हो जाएंगे। और ऐसे है कि ये होगा ऐसे कि जब हुकूमत और हुकूमत के साथ साथ अवामी कंट्रीब्यूशन होगी, इसमें अवाम की इसमें तामन होगा, तो ये ज़रूर होगा। इससे ऐसे होगा गिलानी साहब के पाकिस्तान में, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने जिस दिन ये अनाउंस किया उस दिन बाकायदा तौर पे ये उनकी वर्ल्डिंग थी, आपने भी सुनी होगी, पाकिस्तानी कौम ने भी सुनी होगी, मैंने भी यही बात सुनी है उनसे कि भी यहाँ पे तबकात बन चुके थे, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ थी जी, ठीक है ना जी। 2 और 3 किस्म के जो है ना, 2-3 किस्म के तबकात बन चुके थे। एक तबका था बिल्कुल जो जिनका सिलेबस भी और था, उनका कोर्स भी और था, एलीट क्लास जिसको कहते हैं। तो इस बेल्ट के जो बच्चे, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे होते थे, वो गवर्नमेंट का कोर्स पढ़ के उनको वो इंग्लिश पे अबूर नहीं होता था, बोलचाल पे अबूर नहीं होता था, और तो वो तो छठी जमात में जाके इंग्लिश वाली साइड पे जाते थे। जबकि जो एलीट क्लास का जो सिलेबस या कोर्स था, वो तो पहली जमात से उनको वही चीज़ उनको एजुकेशन दी जाती थी। तो मसला ये होता था कि भाई जैसे वो NTS या एंट्री टेस्ट वगैरह क्रॉस करके पास करके जैसे वो इंटरव्यू पे जाते थे, तो बोलचाल में मार खा जाते थे। तो दूसरी बात, वो एलीट क्लास जो थी वो अपने आप को एलीट ही समझती थी। तो आगे जो पोस्टें होती थी, जो सीटें होती थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी गवर्नमेंट की, उस पे फिर वही तबका आता था, वही तबका हुक्मरानी करता था, जिसकी वजह से वो लोग जो गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़ के जाते थे, उनके अंदर एक एहसास महरूमी जो है ना, वो पलता रहता था, मतलब बढ़ता रहता था। इस ऐलान से कम से कम जो हमने अवामी राय देखी है, पब्लिकली मुख्तलिफ़ लोगों से जो बातचीत हुई है, या मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे जो डिस्कशन, होटलों पे बात करें, हम होटलों पे बैठ के लोग डिस्कस करते हैं, किसी पब्लिक फोरम पे बैठ के डिस्कस करते हैं, तो जो अभी जो अवामी राय है वो मेरे ख़्याल में बड़ा लोग अच्छा फ़ील कर रहे हैं। अल्लाह करे इसमें गवर्नमेंट कामयाब हो जाए। जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि इसमें मुश्किलात तो हैं, पेचीदगियाँ भी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। बहरहाल एक अच्छा अमल है। एक ये भी चीज़ ऐड की गई है कि 5वीं क्लास तक कुरान पाक जो है वो लाजमी। सुभान अल्लाह, ये गिलानी से ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी में हम तरक्की करते जा रहे हैं, उतना हम दीन से दूरी हमारी बढ़ती जा रही है, और दीन से दूरी की वजह से हम बहुत बड़े मुआशरती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। अगर दीन से दूरी ना होती तो ये आज के दौर में ये गैंगें ना बनती, एक स्टेट के अंदर एक स्टेट को चैलेंज किया जाता है, इस तरह के वाक़यात ना आते। और दीन से दूरी ही है जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं, ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है। आप देख रहे हैं ना सर कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कभी कोई वाक़या पेश आ जाता है, कोई वाक़या पेश आ जाता है। लेकिन अगर हम अपने कुरान पाक को स्टडी करें, तर्जमे के साथ स्टडी करें, रहबर किताब है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक जनाजे पे हम जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है, तो वो जो मौलवी साहब होता है, जनाजा पढ़ाने से पहले वो जितनी आवाम खड़ी होती है उनको पहले जनाजा पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है कि लोगों को इतना भी नहीं आता, मतलब बहुत सारी आवाम है जिनको मुकम्मल नमाज नहीं आती, जिनको मुकम्मल जनाजा नहीं आता, जिनको दीन के हवाले से मतलब है उनको बहुत कम पता है।
لیکن اس سے ایسا ہوگا کہ یہ 5ویں جماعت تک جب بچہ 5ویں جماعت پاس کرے گا تو اس کے پاس کلام پاک ناظرہ کی وہ سرٹیفکیٹ ہوگا تو وہ آگے جائے گا. دیکھیں نا، اگر بچے چھوٹی عمر میں اگر ایک چیز کا بندہ عادی ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے 5ویں تک اگر بچہ اس چیز سے جڑا رہے گا تو آگے بھی وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا. جو دین کے معاملات ہیں جی، تو جب ہم دین سے جڑت رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، انسانیت کا سبق دیتا ہے. اور اس طرح کے میرے خیال میں پھر ملک میں مختلف مقامات پر ایسی بادریشن نہیں ہوگی. انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے. ایک شعر میں پیش کرتا ہوں اس موقع پہ، ہے تو سریکی کا کہ میرا مالک سچ نہ سوچاں ڈے، ہر سوچ دھیان دے کام آوے، تے ہر بندے کو انسان بنا، انسان انسان دے کام آوے. ارمان 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 ہوون، ارمان ارمان دے کام آوے، ڈے تارک جان جہان ہوا، جیری جان جہان دے کام آوے. مطلب یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا، اپریشیٹیبل ہے سر. اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ٹرینڈ چل چکا تھا وہ ایسے تھا کہ اگر 3 بھائی رہتے ہیں، ایک ہی لائن میں ان کے مکان ہیں، ایک کے پاس پیسہ ہے، دوسرا متوسط ہے، تیسرا غریب ہے، تو جو پیسے والا بھائی ہے اس کے بچے کو قاری صاحب اس کی بیٹھک میں آ کے پڑھاتا ہے. جو متوسط طبقے کا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ساتھ والے مکان میں اگر 3-4 بچے مختلف گھروں کے ایک قاری صاحب سے پڑھتے ہیں. جو بیچارہ غریب ہے شام کے اپنے وہ ہانڈی کے لیے سبزی وغیرہ کی تلاش میں جاتا ہے، آٹے کی تلاش میں جاتا ہے، تو وہ پھر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ بھئی میرا بچہ جائے گا مسجد میں، وہاں جا کے وہ پڑھ کے آئے گا. لیکن وہ بچے کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا. بچہ پتہ نہیں جاتا ہے مسجد تک نہیں جاتا. ویسے بھی وہ ٹرینڈ آج کل وہ ختم ہو گیا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جب ہم گاؤں میں رہتے تھے، 3ری 4تھی 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے، تو صبح صبح اماں جی اٹھاتے تھے تو وہ ہمیں پہلے یہی بولتے تھے کہ مسجد جاؤ. تو مسجد میں گاؤں کے بچے گاؤں کی مسجد میں جاتے تھے، امیر غریب کا بچہ جاتا تھا. جیسے جیسے وہ قرآن شریف پڑھتے تھے ویسے ویسے ان کی آپس میں جو ریلیشن شپ تھی اس میں بھی بڑھوتری آتی تھی. ان کا تعلقات اچھے تھے. جیسے جیسے وہ پلتے آتے تھے، بڑھتے آتے تھے، جوان ہوتے آتے تھے، اسی طرح ان کی محبت بھی ساتھ ساتھ جوان ہوتی آتی تھی. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ آج کے بزرگ بڑے ٹھنڈا سانس بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، وہ محبت کا زمانہ تھا، وہ پیار کا زمانہ تھا. لیکن وہ اس لیے تھا کہ کچھ رمز رموز ایسے تھے کہ انسان پیدائش سے لے کر بڑا ہونے تک، جوانی تک، وہ آپس میں ان کی جو جڑت تھی، آپس میں ان کی جو ریلیشن شپ تھی وہ آپس میں برقرار رہتی تھی. نقصان آج کے دور میں یہ ہوا کہ وہ مسجد والی تعلیم وہ ختم ہو گئی. اب ایک گھر کا بچہ پڑھتا ہے بیٹھک میں، دوسرا کسی اور جگہ پہ، تیسرا اور جگہ پہ جاتا ہے کھیلنے. پلے گراؤنڈ بھی ان کے بالکل کیٹاگریز وائز ہیں. جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ بھی طبقات والی بات ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ چیز ختم ہو جائے گی. سب بچے اکٹھے پڑھیں گے، قرآن شریف کی تعلیم بھی اکٹھے حاصل کریں گے، سکول میں بھی سلیبس بھی ان کا ایک ہوگا. اور اللہ کرے گا کہ بھئی جس طرح سیاحت پہ جس طرح وزارت ماحولیات کام کر رہی ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ماحولیات کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا بجٹ آیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات بھی لگ رہے ہیں اور شہروں کو بھی گرین کیا جا رہا ہے، صاف ستھرا ماحول بھی ہے. جب ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا اور مزاج بھی اچھا ہوگا تو وہ جو معاشرہ پروان چڑھے گا وہ بڑا ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا، خوبصورت معاشرہ ہوگا، اور اس معاشرے کا پوری دنیا میں نام ہوگا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ورلڈ میں، دنیا میں عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ بھی آج تک ہم معاشرہ نہیں بن سکے.
आज तक हम कौम नहीं बन सके। वजह यही है कि जो इंसान से जो दूरी का जो सबसे बड़ा मेन जो उनसर था वो यही था कि दीन से दूरी थी। तो ये चीज़ जो है ना इंशाअल्लाह और राह रास्त पे लाएगी हमारी कौम को। इंशाअल्लाह हम तरक्की की रफ्तार पे गामज़न होंगे इंशाअल्लाह। मरगानी साहब, ये भी फरमाइएगा कि 2018 के इलेक्शन में जो था नारा था सूबा जनूबी पंजाब का, उसमें बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो लोकल यहाँ की सियासत करने वाले हैं, गोदे सरदार जो हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं आपकी डीजी खान डिवीज़न की बात करूँ, बहावलपुर की बात करूँ, तो फ्यूडल की बात करें आप, वो 100 दिन की बात की गई और आज 3.5 साल हो गए नए पाकिस्तान बनते बनते, जिसमें करोड़ नौकरियों की, 50 लाख एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी, उसको घर की बात की गई। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, सूबे का कोई वजूद नहीं है। बहावलपुर वाले कह रहे हैं कि सूबा यहाँ बने, मुल्तान वाले कह रहे हैं यहाँ बने। अब देखने की चीज़ ये है कि वो बनता है और तो फिर कहाँ बनता है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल अगर यहाँ की जाए, हम जनूबी पंजाब की, जो पहले ही महरूमियों से पिसा हुआ है इलाका, हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो वहाँ कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी इम्प्रूव्ड है वहाँ नज़र आए। क्योंकि शहर की अगर आप बात करेंगे तो सड़कें अच्छी हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, चेक एंड बैलेंस है वहाँ पर। यहाँ पर जब अगर आपकी डीजी खान डिवीज़न की ख़ास तौर पर बात करूँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे कि पेट्रोल जो है वो 120 रुपये और डॉलर 160 रुपये, और आटा और चीनी वो तो आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो शाय खुर्दो नोश की कीमतें जो हैं वो ऐसे आसमानों से बातें कर रही हैं। तो सूबे के हवाले से सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना तजिया दीजिएगा, फिर उसके ऊपर। गिलानी से बड़ा खूबसूरत सवाल किया है आपने। पहली तो बात यह है कि सूबा इंतहाई ज़रूरी है जी। पहली बात। जहाँ तक बात है कि भाई ये वादे हुए थे, ये तो हमारा कल्चर बन चुका है। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो जो भी सियासतदान आता है वो अपना वोट लेने के लिए वो कोई ना कोई वादा तो ज़रूर करता है, लेकिन बात यह है कि वो वादा ही क्या जो वफा ना हो। ठीक है ना सर। तो ये तो एक सियासी कल्चर ही ऐसा है हमारा कि अगर कोई यूनियन का भी इलेक्शन लड़ता है तो वो भी वादा करके आता है कि यार मैंने ये गली आपको बनवा दूंगा, मैं आपका पीने का पानी नहीं है, आपको फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दूंगा। बात ये है गिलानी साहब, नहीं, ये आरिफ मरगानी साहब, ये आपके सोशल मीडिया ने लोगों को अवेयर तो किया है। अवेयर किया। अब यहाँ पर अगर मैं आपकी डीजी खान जमाल खान लगारी साहब की बात करूँ तो वो गए कैंपेन पे तो लोगों ने उनसे सवाल किए। बिल्कुल। ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर और देखने को हमें ये शऊर तो आया है, शऊर तो इतना आया है ना। नहीं, मैं बात कर रहा था सर कि वादों की बात हो रही थी ना। मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हुकूमत के लिए अगर ये जो साल 1.5-2 बाकी हैं उसके बावजूद भी अगर ये मसाइल यूं के तू रहते हैं तो यकीनन तो फिर ये अगर नहीं बनाएंगे, फिर अगले इलेक्शन पे कोई और पार्टी यही नारा लगा के आएगी कि भाई हम आपको जो है ना 50 दिन में सूबा बना देंगे, फिर वो 5 साल ऐसे गुजार के चले जाएंगे। ये तो कल्चर है ना। वादा तो आम सी बात है ना, वादा करना ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो बात ये है कि हम अगर किसी बच्चे को अलहदा करते हैं, एक बाप अगर 3 बच्चों की या 2 बच्चों की शादी करता है ना, एक घर में रह रहे होते हैं, तो उनके भी रहना बड़ा मुश्किल होता है। 1 हफ्ते के बाद जब वो दुल्हन के रूप से एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है खातून, तो कुछ अरसे के बाद, महीना 2 के बाद जो है ना वो छोटी मोटी वो खड़का खुड़की शुरू हो जाती है, नोक जोक शुरू हो जाती है। तो फिर वो बुज़ुर्ग कहता है कि मैं इसको घर बना के दूँ, अलहदा घर के बना के दूँ। आप देखें कि एक अलहदा घर बनाना कितना मुश्किल है। उस पर वो बजटिंग करता है, फिर कहता है चलो भाई घर बन गया, घर को चलेगा कैसे घर, इसके घर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब घर में फ्रिज होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, एलसीडी है, टेलीफोन है, ये जी ओवन हो गया, फलां चीज़, जो ज़रूरतें हैं वो भी तो पूरी करनी है। सूबा अनाउंस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। असल में सूबे के पूरे स्ट्रक्चर को देखो। सूबा देखें गिलानी साहब, सूबा बनेगा तो डिवीज़न बढ़ेंगे, ज़िले बढ़ेंगे, तहसीलें बढ़ेंगी, सब तहसीलें बढ़ेंगी, और फिर उनका स्ट्रक्चर भी तो देना पड़ेगा।
डिवीज़न बनेगा, एक डिवीज़न नया बनेगा तो डिविजनल हेडक्वार्टर बनेगा वहाँ पे आरपीओ का ऑफिस बनेगा वहाँ पे। मतलब ये डिवीज़न लेवल के जितने भी इंचार्ज दफातर ऑफिसेज हैं वो बनेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को देखें, डिस्ट्रिक्ट नई बनेगी, डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पुलिस लाइन बनानी है, डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसेज वो उन्होंने बनाने हैं क्योंकि उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना है। इस तरह तहसील बनेगी। फिर असल जो बात है, जो असल सूबे का फ़ायदा है वो हमारे लोगों को समझ नहीं आती। फ़ायदा ये है, मैं कहता हूँ कि अगर सूबा बन जाए अलहदा तो इस बेल्ट में कोई मिडिल पास भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी सीटें क्रिएट होंगी, इतनी सीटें क्रिएट होंगी। तो उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया के में मुमकिन है कि भाई 100 दिन जाने से पहले ये सूबा बना दें। जैसे सेक्रेटेरिएट बन रहा है मुल्तान में, आपने देखा होगा नेशनल 2 के साथ सेक्रेटेरिएट बन रहा है। इस तरह वो बहावलपुर में ये डिवीज़न हुई है ताकि वो लोग भी उनको भी तकलीफ़ ना हो, इनको भी तकलीफ़ ना हो, जो इस बेल्ट के लोग हैं, तो उनको भी राज़ी किया जाए, इनको भी राज़ी किया जाए। तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि पिछले दिनों जो एक इशू खड़ा हुआ था, जो सिटी कैंपस था इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, IUB का, उसको उन्होंने खाली कराया सेक्रेटेरिएट के लिए, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए उन्होंने खाली करवाया है। तो वहाँ पे वो रहे हैं। देखो कुछ ना कुछ है तो नज़र आ तो रहा है, मुमकिन है चीज़ें जो हैं, हाँ मुमकिन है कि ये उतने तक ये ढांचा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वो ऑफिसर्स भी बिठाए हुए हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के, बैठे हुए हैं। मुमकिन है कि 100 दिन में बनाने का वादा किया था, जाने से पहले 100 दिन पहले इसको अनाउंस कर दें। ये भी एक खुशखबरी है नाज़रीन के। मलगानी साहब कह रहे हैं शायद हुकूमत जो 100 दिन आने पर उन्होंने कहा था कि जैसे हल्फ उठाएंगे 100 दिन के अंदर सूबे जनूबी पंजाब की बात की जाएगी, उसके मसाइल की बात की जाएगी। मलगानी साहब का एक अपना नुक्ता नज़र ये भी है कि शायद उन्होंने जाते हुए कहा हो कि जब हमारे जाने के 5 साल मुकम्मल होने वाले होंगे, मुमकिन है स्टेज पे बात मुंह से निकल गई हो। हाँ, स्टेज पे बात नहीं। अच्छा, ये कल मेरा डीजी खान जाना हुआ, तो क्या कहेंगे कि वसीम उस्मान बुज़दार हमारे जो हैं, वसीम अकरम प्लस भी जिसे खान साहब ने खिताब दिया है, वो आपके माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो लोगों के जहन में ये है कि यार वहाँ तो के CM है, तो वहाँ तो यकीनन सूरत हाल जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ होगी। तो जब मैं गया हूँ कल वहाँ तो विज़िट किया, तो लोगों का कहना था कि कुछ जो है जैसे कार्डियोलॉजी का वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट जो बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे 1-2 जो चौराहे मुझे दिखाए गए राउंड अबाउट, तो उस हवाले से भी काम वो बता रहे थे कि 3 साल से शुरू है। मंसूबे तो कुछ ऐलानात भी किए गए, कुछ चीज़ें भी शुरू हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ ना मुकम्मल है, मुकम्मल की तरफ नहीं है। क्या कहेंगे आप? वहाँ के रहने वाले हैं, CM उस्मान बुज़दार आपके ज़िले के हैं, किस हद तक मुतमईन गिलानी साहब ऐसे है कि मेरा ताल्लुक भी तहसील तौसा शरीफ से है बेसिकली। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो फिर एक और 2018 में मैंने आज़ाद हैसियत से MNA का इलेक्शन भी स्टैंड किया था, उसी हलके में जिस हलके में CM साहब का जो हलका है। अच्छा, NA 189 से 19 उम्मीदवार थे MNA के, और CM साहब जिस हलके से लड़े हैं PP 285 से तौसा शरीफ से, तो वहाँ पे ये 18 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे MPA का। और PP 286 जहाँ से ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद दाऊद सुलेमानी साहब बने हैं, जो हमारा PP 285 है अपना शुमाल वाला जो है, तो उसमें 26 कैंडिडेट थे। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की पसमानदा तरीन तहसील थी तौसा शरीफ पाकिस्तान की, तरक्याती कामों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से दुनिया की रिच तरीन तहसील है, अमीर तरीन तहसील है एजुकेशन के हवाले से। वहाँ पे आपको कोई रेवड़ चराता हुआ नज़र आएगा तो वो कम से कम उससे आप क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे तो वो ज़रूर बोलेगा कि भाई मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, साथ में PTC की हुई है, बकरियां चराता हूँ। कोई अंडे ले रहा होगा, कोई छाबे वाला होगा, आप तहसील तौसा शरीफ का विज़िट करें, कोई काश्तकारी कर रहा होगा, कम से कम वो मैट्रिक तो ज़रूर ही बोलेगा कि मैं मैट्रिक हूँ। और यही वजह है कि तहसील तौसा शरीफ अमन के हवाले से, हालांकि 3 सूबों के संगम पे वाक़ है तहसील तौसा शरीफ। तौसा शरीफ को इस साइड पे
अपना बलूचिस्तान वाली साइड पे ज़िला मूसा खैल लगता है, शुमाल वाली साइड पे लगता है डेरा इस्माइल खान, डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान KPK है, और इधर ये पंजाब है। तो 3 सूबों के संगम पे जनूबी वज़ीरिस्तान भी तहसील तौसा शरीफ को टच करता है, लेकिन उसके बावजूद कि वहाँ पे जो अमन व अमान की मतलब सूरत हाल है, बहुत खूबसूरत मतलब कोई बदअमनी नहीं है वहाँ पे, खूबसूरत तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मेहनत करते हैं। वजह यही है कि एजुकेशन है, चोरी चकारी नहीं है, डकैती नहीं है तहसील तौसा शरीफ में। उसके मुकाबले में आप DG खां को देख लें, यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन रेशो, हाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि DG खां में बाकी तो मंसूबों पे काम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे वहाँ की एजुकेशन पे तवज्जो दे। ख़ास तौर पे जो ये जहाँ से अभी लादी गैंग का आप सुनते रहे हैं, काफ़ी अर्से से ये मसला बना हुआ था, इस इलाके में गर्ल्स कॉलेज, पूरे बेल्ट में गर्ल्स कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, जबकि पढ़ी लिखी माँ ही पढ़े लिखे मुआशरे को जन्म देती है, ठीक है ना सर। तो वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से इदारे अभी प्रमोट हुए हैं, मतलब जो हाई स्कूल थे उनको हायर सेकेंडरी बनाया गया है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में कॉलेजेस भी अभी बन रहे हैं, अनाउंस भी हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है। ये सब एजुकेशन इम्प्रूव होगी तो समझे तरक्की इम्प्रूव होगी, अमन इम्प्रूव होगा। अगर एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर वही वो बदअमनी भी होगी, वही जहलियत भी होगी, वही रूल्स को भी पामाल किया जाएगा, कानून की भी पासदारी नहीं होगी। ये ऐसे है। जहाँ तक है तरक्की का, बाकी तरक्की का जो इंसानी तरक्की है एजुकेशन से हट के, अभी तौसा शरीफ में, तहसील तौसा शरीफ में मेरे ख्याल के मुताबिक तो कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पे सड़क नहीं बनी होगी या बन रही होगी। हर इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया है, हस्पताल अपग्रेड हो गए हैं, स्कूल अपग्रेड हो गए हैं, रोडें जहाँ पे 75 साल में जहाँ पे रोड नहीं बने थे वहाँ पे कारपेट रोड बन गए हैं। और मैं बताऊँ ये कोस सलेमान बहुत खूबसूरत है, गिलानी साहब इतना खूबसूरत है, आप जाके देखें, आपको अच्छी अच्छी वहाँ पे आबशारें मिलेंगी, अच्छी अच्छी वहाँ पे वादियाँ मिलेंगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि अमन है। ये छोटा सा इलाका है जहाँ पे ये बदअमनी होती है। ये तुमन खोसे का इलाका है, डेरा गाजी खान के साथ, सीमेंट फैक्ट्री के साथ, जो थाना कोट मुबारक है, ये अरसा दराज से शाह सदरुद्दीन थाना, ये ऐसे थाने हैं जहाँ पे मतलब बदअमनी रहती है। वजह क्या है? एजुकेशन नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा है। हर घर के 2, 3, 4 बंदे आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई बहरीन में है, कोई ओमान में है, कोई मस्कत में है, कोई कुवैत में है, कोई कहीं पे है। पैसा है, एजुकेशन नहीं है। अगर और इसी वजह से वहाँ पे जो है ना ये अमन वमान के हमेशा मसला रहता है। लेकिन अब जो सियाहत के हवाले से हम देखें कि जितनी पहाड़ में कोस सलेमान में लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, एक नई तहसील बनी है, कोस सलेमान नई तहसील है, उसमें ज़ाहिर सी बात है एक तहसील बनी है वहाँ पे पहाड़ के अंदर, जहाँ पे 3 दिन के बाद मरीज़ को तौसा शरीफ लाते थे, वो भी जानवरों वाले डाले पे लाद के लाते थे तौसा शरीफ। 3 दिन के बाद मरीज़ को पहुँचना पड़ता था, इतना कठिन रास्ते थे। लेकिन अब वो लोग 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। अगर वो नहीं भी पहुँच सकते तो वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर पे काम हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने ये 1122 1122 ये पहाड़ों में वो बना दी है, अच्छी उनको ट्रांसपोर्टेशन दी है। मतलब तहसील लेवल के जितने दफातर हैं वहाँ पे महकमा माल के हो गए, एजुकेशन के हो गए, तहसील लेवल के जितने भी हैं वहाँ पे उन्होंने वो बना दिए हैं। तो वो पहाड़ के लोग जो 75 साल ज़िंदगी, अजीरन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, अब जो है ना वो उनकी ज़िंदगी आसान हो रही है, इंसानों की ज़िंदगी आसान हो रही है। बाकी वो फासले भी बहुत कम हो गए हैं। अब जो फासला 7 घंटे में बलूचिस्तान जाने के लिए लोग करते थे, अब वो जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे में बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा रोडें बनी हैं, बहुत ज़्यादा काम हुआ है।
تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بھئی پورے اس بیلٹ میں، اس وسیب میں ہر جگہ پہ کام ہونا چاہیے۔ واقعی یہ احساس محرومی تھی۔ اگر ہم دیکھیں ضلع مظفر گڑھ کی ہم بات کریں، یہاں پہ بھی ایجوکیشن ریشو اگر کاؤنٹ کی جائے، حالانکہ بہت بڑے ادارے ہیں، بہت بڑی اکیڈمیاں ہیں، اور لوگ پورے ملک سے لوگ جا کے مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے دریا کے پار یا دریا کے اوروار۔ دریا کی یہ سائڈ دیکھیں، آپ جلال پور پیروالا تحصیل کو دیکھ لیں، ملتان کی تحصیل ہے، آپ مظفر گڑھ علی پور کو دیکھ لیں، جتوئی کو دیکھ لیں، آپ اوچھ شریف بہاولپور کا علاقہ ہے، احمد پور شرقیہ، ان علاقوں کے لوگ آپ پاکستان میں جا کے سروے کریں، کسی ہوٹل پہ آپ جائیں گے، کسی ڈھابے پہ آپ جائیں گے، حتیٰ کہ آپ یہیں پہ چلے جائیں، بالی کا ہوٹل ہے، چائے کا آپ جاتے ہوں گے، ہم بھی اکثر جاتے ہیں، تو وہاں پہ 14 سال 15 سال کا بچہ جس کی عمر ایجوکیشن کی عمر ہے، جس کی عمر پڑھنے کی عمر ہے، وہ بچہ ہوٹلوں پہ کام کرتا ہے، ایز اے ویٹر کام کرتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ نہیں ملتی تو وہ فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے تو وہ ضلع مظفر گڑھ بتائیں گے آپ کو، پوچھیں گے علاقہ کون سا ہے وہ جلال پور تحصیل کا بتائیں گے آپ کو، علاقہ کون سا ہے علی پور کا بتائیں گے آپ کو، جتوئی کا بتائیں گے آپ کو۔ تو اس کا ذمہ دار یہاں کا، آپ نے پہلے جیسے سوال آپ نے کیا تھا کہ یہاں کے سردار وڈیرے یہ وعدے تو کرتے ہیں، لیکن وعدوں کی پاسدار، اصل بات ہے وعدوں کو تکمیل تک پہنچانا، وعدے کو پورا کرنا۔ تو اس بیلٹ میں گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت پنجاب کو چاہیے کہ خصوصی توجہ دے، تعلیمی سروے کیا جائے جہاں پہ ان علاقوں میں جن کا میں بول رہا ہوں، تعلیمی سروے ہونا چاہیے کہ کتنے فیصد ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ تعلیمی سروے کرے، جو کام آج تک نہیں ہوا۔ جب تعلیمی سروے ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ایجوکیشن ریشو کس تحصیل کی، کس ڈسٹرکٹ کی ایجوکیشن ریشو کا لیول کیا ہے، کہاں تک ہے، اور اس کو امپروو کیسے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ پھر کام کرے۔ ایسے ہم راجن پور کی بات کرتے ہیں، راجن پور میں بھی ایسے ہے، حالانکہ داجل ایک تاریخی سٹی ہے، داجل ایک تہذیبی، ثقافتی، ادبی، لیکن وہاں پہ آپ جائیں داجل سٹی میں تو کوئی خاص ترقی نہیں ہے۔ اس طرح قلعہ ہڑند چاکر اعظم جہاں پہ آیا تھا، سیتا رانی کا قلعہ تھا، اس کی حالت آپ جا کے دیکھیں کہ پہاڑ کا دامن ہے اور وہاں پہ وہ قلعہ موجود ہے، آثار باقی ہیں، بی ایم پی بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنے تاریخی تہذیبی شہروں کو اتنا پسماندہ رکھا گیا کہ وہاں پہ ایجوکیشن ریشو کیسے بڑھے گی جب وہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کریں گے، وہاں پہ آپ ادارے ہی نہیں دیں گے جب، تو ایک پہاڑ کے دامن سے بچہ 5 جماعت پاس کر کے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر ہائی اسکول کیسے آئے گا، وہ کالج وہ کیسے آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات، ابھی جو 3 سال کا گورنمنٹ کا جو تجزیہ آیا ہے حکومت پنجاب کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، بلکہ جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ویور ہیں وہ بھی پکی ٹھکی بات ہے کہ بھی ان کو بھی یہ پتہ ہوگا، انہوں نے ان کی آنکھوں سے یہ پٹی گزری ہوگی، ان کے کانوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے نا جب وہ تقابلی جائزہ لیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی گورنمنٹ آف پنجاب نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے بنسبت سابقہ ادوار، سابقہ حکومتوں کی نسبت یہاں پہ ایجوکیشن پہ 100 پتہ نہیں کتنے ارب روپے ایجوکیشن پہ ان کا خرچ ہوا ہے، اس طرح ہیلتھ پہ انہوں نے خرچ کیا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ نظر آنا چاہیے۔ شہروں میں تو چلو ہوا ہے، شہروں میں ہو رہا ہے، آپ بھی ڈی جی خاں گئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں، یہی ترقی رورل ایریاز میں ہونی چاہیے۔ 70% ہمارا دیہاتی ہے، 70% ہمارا جو ہے نا ایگریکلچر سے ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ آپ نے بات کی کہ بھی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، میں اس پہ بھی ضرور آؤں گا، وہ بھی اس آپ کے کویسچن سے ریلیٹڈ تھا کہ بھی یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ اگر اس کا ہم جائزہ لیں، تقابلی جائزہ لیں، تو کان کو ادھر ہاتھ لگائیں یا ادھر ہاتھ لگائیں، بات وہیں پہ کھڑی ہے۔ وہ آپ پوچھیں کیسے کھڑی ہے وہاں پہ بات،
बात ऐसे है कि जब 120 रुपये मन अपना गन्ना नहीं लेते थे शुगर मिलों वाले, लोग गन्ने की फसल को आग लगा रहे थे, लोग खुद सोजियाँ कर रहे थे, लोग एहतजाज कर रहे थे, 80 रुपये मन पे जाके गन्ना बिकता था। आज देखें, आज गन्ने का रेट 300 से ऊपर है, कम से कम 300 रुपये तक तो काश्तकार को मिला है। अगर काश्तकार को वो रिलीफ मिला है, उसको इतना पैसा मिला है, तो उसको तो महंगाई के हवाले से तो वो नहीं चीखना चाहिए ना। अच्छा, उसके साथ साथ मैं बोलूं कि पिछले दौर में पीटीआई से पहले जब गंदम की फी 100 किलो बोरी की कीमत 3000 रुपये तक थी, उसका कंट्रोल रेट था, मिलती थी। अब आप मार्केट में रेट पता करें तो तकरीबन 4500 जब फूड ने लिया था, जब गंदम तैयार हुई थी 2021 में, जब ये फसल उठाई गई, तो जो फूड का रेट था पंजाब हुकूमत की तरफ से वो 4500 रुपये का रेट था। अब जो है ना, अब तो 5000-6000 रुपये पे गंदम बिक रही है। उसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको पहुंचा है? काश्तकार को पहुंचा है। उसका फ़ायदा किसको पहुंचा है? और ज़िम्मेदार को पहुंचा है। उसका फ़ायदा किसको पहुंचा है? उसी 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन को उसका फ़ायदा पहुंचा है। तो आप देखें कि एग्रीकल्चर में, हाँ, एक बात है कि ये जो अभी काश्त का सीज़न आ गया है, डीज़ल महंगा कर दिया गया है, ये काश्तकार को सब्सिडी होनी चाहिए, ज़मींदार को। एग्रीकल्चर हमारा मजबूत होगा, एग्रीकल्चर हमारा इम्प्रूव होगा, तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हम जैसे कहते हैं हम पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, फिर हम बाहर से तो गंदम न मंगवाएं, बाहर से तो अनाज न मंगवाएं, बल्कि बाहर वालों को देना चाहिए हमें, जब हम हैं ही ज़राई मुल्क। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे हमारे हमसाया ममालिक में एग्रीकल्चर को उन्होंने जितना रिलीफ दिया हुआ है, जितना फैसिलिटेट एक काश्तकार को, एक ज़िम्मेदार को फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रोडक्शन रेशो बढ़ाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के शोबे में वो इक़दामात करने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट इक़दामात वो करेगी तो हम खुद कफ़ील होंगे। किसमें? अपने ज़राअत में खुद कफ़ील हो जाएंगे। जब ज़राअत में खुद कफ़ील हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम तरक्की की साइड पे जाएंगे, आटे का रेट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी तरह जैसे गंदम का रेट बढ़ा है, जैसे डीज़ल का रेट बढ़ा है, जैसे खाद का रेट बढ़ा है, जैसे गन्ने का रेट बढ़ा है, एक तरफ गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ फिर भी हम कहते हैं कि पिटना पीट रहे हैं हम कि महंगाई है, लेकिन हम उस रिलीफ को नहीं देखते कि 3000 वाली चीज़ हम 6000 पे बेच रहे हैं, 3000 पे हमें मिल रहा है। आखिर उसका भी तो, वो भी तो रिलीफ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ये है वो कहते हैं कि इस तज्ज़िये को हम गैर जानिबदाराना तज्ज़िया कह सकते हैं इसको हम, कि ये गैर जानिबदाराना राय है। इसके अलावा आप देख लें गिलानी साहब कि हम गाड़ी के हवा डलवाते थे, चारों पहियों की 20 रुपये लेते थे, अब आप हवा डलवाने जाए वो 30 लेते हैं सर। जहाँ मोची से हम एक टाक लगवाने जाते थे जूते का, वो उसके वो 20 लेता था, अब अगर वही उसी मोची के पास हम जाते हैं, वो कहता है भाई महंगाई हो गया, हम 30 लेंगे। इस तरह अगर डीज़ल या पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो अब किराएनामे बढ़ जाते हैं, बसों के किराए बढ़ जाते हैं। बात वही है, वहीं पे खड़ी है बात, वहीं पे खड़ी है। ना महंगाई हुई है और ना कोई चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेवल वहीं पे है। ये जो हमारे मतलब मईशत को देखने वाले लोग हैं, जो अपना बजट बनाने वाले लोग हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। ऐसे आप गाड़ियों को देख लें, मैंने एक गाड़ी ली थी, उस वक्त उसका जो इनवाइस थी वो 7,60,000 की थी। आज वही गाड़ी 2015 मॉडल है, वही गाड़ी मार्केट में जाते हैं 7,60,000 उसका अभी मिलता है। ठीक है ना सर, देखिए लेवल वहीं पे है। वैसे हम रो रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन वहीं पे खड़ा है सब कुछ। अच्छा मलकानी साहब, आखिर में मैं एक तो अपने नाज़रीन आपको मैं बताऊं कि आज हमारे स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू थे मारूफ सराइकी एंकर आरिफ मलकानी साहब। पिछले 1.5 दहाई से मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन पर
रेडियो पर आप उनको समात करते रहे, देखते रहे। उनकी व्यूअरशिप के हवाले से मैं अगर बात करूं तो हर शख्स जो है वो उन्हें जानता है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं। ख़ास तौर पे मैं जनूबी पंजाब की बात करूं क्योंकि उनका ख़ुद का ताल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से है। मलगानी साहब, आखिर में कोई व्यूअर्स के लिए कोई हाँ जी, पेश करेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल। मैं अपनी आदत के मुताबिक ही यही कुछ कहूँगा कि अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें, अपनी धरती से मोहब्बत करें। सबसे पहले हमें बहैसियत कौम सामने आना चाहिए। हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में हम सराइकी हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं। अगर अपने आप को बहैसियत कौम हम दुनिया के सामने पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क का, हमारे पासपोर्ट का, हमारी धरती का दुनिया में एक मकाम होगा। जिस तरह अभी माशाल्लाह हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो अपने वतन से मोहब्बत करें। और उसके साथ साथ ये एन न्यूज़ HD चैनल, ये बहुत अच्छा चैनल है, बहुत खूबसूरत चैनल है। और ये हमारे इस धरती की, हमारे इस वसेब की, बल्कि हमारे मुल्क की बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से नुमाइंदगी कर रहा है ये चैनल। इसमें इस चैनल को ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में आगाही दें। और हमारे रिपोर्टर, इस चैनल के रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ्स पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के भी इंशाल्लाह वो भी वक्तन फ़वक्तन जो इंटरनेशनल लेवल की ख़बरें हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे बेस्ट मैसेज रसानी का, पैगाम रसानी का जो तरीका है वो सोशल मीडिया है। अपने सोशल मीडिया से, अपने जेब में आपने जो मोबाइल रखा हुआ है, अपनी जेब में जो आपने एक चैनल रखा हुआ है, उससे NTV HD न्यूज़ के हवाले से इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि ये आपका नुमाइंदा चैनल है, ये आपके मसाइल को और आपके मामलात को उजागर करने में जिस तरह स्पीडीली, जिस तरह रैपिडली, तेज़ी से काम कर रहा है, एन न्यूज़ की टीम काम कर रही है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसको YouTube पे भी, फेसबुक पे भी, साथ साथ जिस तरह सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पे, YouTube पे सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पे इसको फॉलो करेंगे और इसको फेसबुक पे भी शेयर करेंगे, YouTube पे भी शेयर करेंगे। तो जितना आप शेयर करते जाएंगे, आपके साथ जुड़े हुए, आपके साथ जितने फ्रेंड हैं आपके, उन तक ये पैगाम पहुंचेगा, ये मैसेज पहुंचेगा। और आपका कोई भी, आपके इलाके का, आपके वसेब का, आपकी धरती का कोई मसला है, कोई मामला है जिसको आप उजागर करना चाहते हैं, हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं, उस मामले का हल तलाश करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका एन न्यूज़ HD, ये इसको अपना चैनल समझें, इसकी टीम को अपनी टीम समझें। हमारे रिपोर्टर, अच्छे अच्छे रिपोर्टर हर इलाके में मौजूद हैं। आप उन तक रसाई हासिल करें, उनकी खोज लगाएं, उनका पता करें कि मलगानी साहब बोल रहे थे एन न्यूज़ HD, दाजल में उसका रिपोर्टर कौन है, जामपुर में कौन है, राजतपुर में कौन है, कोट मिठन शरीफ में कौन है, जहर पीर में कौन है, चाचन शरीफ में कौन है, रहीम जार खान, लियाकतपुर, अलाहाबाद, अमीनाबाद, अहमदपुर, चन्नी घोट, बहावलपुर, मंडी जजमान, बहावल नगर, हासिलपुर, मेलसी, हेड सैफन, मतलब खानेवाल, बखर, मियाँ वाली, डेरा इसमाइल खान, पूरा पाकिस्तान, जहाँ तक भी ये नशरियात जा रही है, जहाँ जहाँ भी, तो ये इसको अपना चैनल समझते हुए इसकी प्रमोशन, इस चैनल की प्रमोशन आपकी अपनी प्रमोशन है, आपके इलाके की प्रमोशन है, आपकी तरक्की की प्रमोशन का किरदार एन न्यूज़ HD। और जाते जाते अपनी आदत के मुताबिक कि एक दुआया रंग में हमेशा पेश करता रहता हूँ, गिलानी साहब आपका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ आपकी टीम का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपकी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पसमानदा इलाके में एक अच्छा सेटअप आप लेके आए हैं। और मुझे पता चला है कि आपके स्टूडियोज़ लिया में भी आपका एक मेन स्टूडियो है माशाल्लाह, कराची हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, मतलब आप पूरे पाकिस्तान की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक दुआ है और दुआ सराइकी में है कि सुन रब दे दर ते वंज के रल के मंगू रल के आखों, कहीं को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कहीं को तत्ती वाह ना लगे, कहीं दे संगती दूर न थीवन, सजण सजणे नाल पे जीवन, ते मन विच मेल मुहब्बतां होवन, भोएं ते ढेर बहारां होवन, सोज उभरदा सिज भी अपना खिलदे मूँह दिखलावे, अते आंदा नवां ॾींहुं हमेशा खुशियां घिनते आवे। सजणो जुमल जहान दा खैरां मंगो, हर इंसान दा खैरां मंगो, कमता रह दे सारे मार्का पाकिस्तान दा खैरां मंगो। सही नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू थे आरिफ मलकानी साहब, सीनियर एंकर पर्सन जो कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर पिछली 1.5 दहाई से वाबस्ता हैं। इंटरटेनमेंट और कल्चर प्रोग्राम के बाद हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। इस बड़ी सहरा हासिल हमने कोशिश की थी कि उनका जो पिछला गुज़रा हुआ सफ़र है उस हवाले से भी उनसे बात की। उनसे डीजी खान से उनका ताल्लुक़ है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे भी बात की, फिर यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से भी हमने उनका तजिया लेने की बात की। बड़ी खूबसूरत आज की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि मैं जानता था कि आज टेलीविज़न स्क्रीन पर जैसे ही हमारे व्यूअर्स जो हैं आरिफ मलकानी साहब को देखेंगे तो जो जहाँ जहाँ स्टिल है वो वहाँ पर रुक जाएगा और सुकून से समाअत करेगा आरिफ मलकानी साहब की बात को। तो मैं फिर दिल की गहराइयों से उनको एन टेलीविज़न न्यूज़ ज्वाइन करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क में, उनकी सेहत में इजाफ़ा फरमाए। और साथ में मैं आपको यही कहूँगा कि अपना और गिरदो नवाज़ दोस्तों का ख्याल रखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम सारे जो हैं वो करंट अफेयर और न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज का मेरे लिए ये बाइज़ फ़ख्र बात थी कि आरिफ मलकानी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, तो मैंने उनके साथ आज सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो की। और आज मेरा भी ये एक तारीख लिखी जाएगी कि मैंने उर्दू में ज़िंदगी में पहला प्रोग्राम किया सर। वाह वाह। आरिफ मलकानी साहब भी यही बीच में आपने देखा कि उन्होंने ऐड किया कि उर्दू में जो है उनका पहला प्रोग्राम सराइकी में, यकीन हमारा जनूबी पंजाब जो है वो सराइकी बेल्ट है और उसमें जो है सराइकी ही तकरीबन दोस्त जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि हमारा चैनल्स का फॉर्मेट जो है वो उर्दू में है। तो हम खुद मुल्तान के रहने वाले हैं। मुल्तान के गिरदो नवा के जितने भी इलाके अभी मलकानी साहब गिनवा रहे थे आपको, राजनपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीम मियार खान, खानेवाल, ये सब हमारे अपने भाई हैं। इवन कि अगर हम KPK की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो ये सब हमारे भाई हैं। यकीन ज़ुबानें मुख्तलिफ़ हैं, कल्चर मुख्तलिफ़ हैं, रीति रिवाज मुख्तलिफ़ है, लेकिन हम सब एक हैं। आखिर में मुझे इजाज़त दीजिए, अपने और गिरदो नवाज़ दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।